morning to all of you. Once again, welcome to our 9th class online session. Today I am going to continue my chapter number 3 from history portion. Thus, title is Nazism. Today's topic is Birth of Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War, 1914-1918, alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. 20th सेंचुरी में जर्मनी एक बहुत पावरफुल एम्पायर था और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 से 1918. ये डेट याद रखनी है आपको, वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था. अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में मिलकर इसने फाइट किया था और इन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. ऑल जॉइन द वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. सभी लोगों ने इस लड़ाई को ज्वाइन किया था और उन्होंने ये सोचा था कि उन्हें ज़्यादा विक्ट्री मिल जाएगी जल्दी से. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस. धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि लड़ाई से क्या हो रहा है, वो उनका जितना भी रिसोर्सेस है वो यूरोप से ड्रेन हो रहा है, यानी वो किसी और की तरफ जा रहा है. जर्मनी मेड इनिशियली गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया था. अलाउ द अलाइज, उन्होंने अलाइज को अलाउ किया था. स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917, और उसके बाद में यूएस उसके अंदर शामिल हुआ 1917 में. वॉन एंड डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन 1918 नवंबर. और जब अमेरिका इसके अंदर शामिल हुआ तो उसने जर्मनी को हरा दिया और एक सेंट्रल पावर बन गया 1918 में. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल. लार्जली द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द abdications of the empire gave an opportunity to parliamentary parties to recast German policy. जिस तरह से जर्मनी हारा था, abdication of the emperor और एम्परर के कारण से, तो जो पार्लियामेंट थे या दूसरे लोग थे उनको ये मौका मिल गया कि जर्मनी को पार्टीज को नई पॉलिसी बनाने की कोशिश करें. और नेशनल असेंबली मेट एट वेमार. जो नेशनल असेंबली थी वो वेमार में मिली. एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस था. फेडरल स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा है, और नेशनल असेंबली भी आपने फ्रांस के जब हमने पढ़ा था उसमें आपको ये भी आया था. डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रीचस्टैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन्स. डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट. डिप्यूटीज जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्शन के थ्रू जाने लगे. रीचस्टैग नाम दिया गया इसको, पार्लियामेंट रीचस्टैग, और वो बेस था इक्वल यूनिवर्सल वोट के, जिसमें एडल्ट्स और वुमेन्स भी शामिल थी. जैसे हमने फ्रांस से पढ़ लिया था, तो धीरे धीरे लास्ट में वुमेन्स को भी चांस मिल गया था वोट देने का. दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. ये जो रिपब्लिक बनाई गई थी, लेकिन इसको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया. जर्मन के लोगों ने भी इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया. बिकॉज ऑफ टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी, क्योंकि इसने जो शर्तें थी जर्मनी के हारने के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो इसने उस सारी शर्तों को मान लिया था, तो इसलिए सभी लोग इससे नाराज थे. द पीस ट्रीटी एट, मैप को कॉन्सेंट्रेट करिए. जर्मनी दिख रहा है आपको, बेल्जियम, फ्रांस, सारलैंड, अलास्क, लॉरेंस, ये सारी चीजें आपको देखनी है और इसे समझना है जर्मनी को किस तरह से कवर किया गया था. अभी वेमार रिपब्लिक के बारे में आएगा आगे. Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. वर्सलिस में इनको एलाइज से
बहुत बुरी तरह से इन्होंने मतलब इनको फोर्स किया गया और मजबूर किया गया कि शांति वाले समझौते पर को माने। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज a tenth of its population, 13% of its territory, 75% of its iron and 26% of its coal to France। तो यहाँ पर जर्मनी ने अपनी ओवरसीज जो कॉलोनीज थी, जैसे 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ द टेरिटरीज, 75% ऑफ द इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। फ्रांस को उसको देना पड़ा ये सारी चीजें। पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इनको भी देना पड़ा इसको। द अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अलाइड ये जो अलाइड ग्रुप था, इसने इसको मिलिट्री से बिल्कुल बिखेर दिया और ताकि ये बहुत कमजोर हो जाए जर्मनी। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और इस वॉर का जो गिल्ट दिया गया उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार माना गया कि जर्मनी ने ही ये सब वॉर करवाया था और जितनी भी अलाइड कंट्रीज थी उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उसके घर हट जाने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें उससे छीन ली। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट टू 6 बिलियन। तो ये 6 बिलियन उसको पैसा देना पड़ा। द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज रिच रिहाइन लैंड फॉर मच ऑफ द 1920। अलाइड आर्मीज ने उसके जो सबसे अच्छे रिसोर्स रिच रिहाइन लैंड था उस पर कब्जा कर लिया 1920 में। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्सलिस। तो बहुत सारे जर्मनी लोगों ने ये माना कि जो वेमर रिपब्लिक बनाया गया है यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसने लड़ाई में भी हराया इनको और वर्सलिस में जो ये पीसफुल ट्रीटी करके जर्मनी को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। The effect of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. तो ये जो वॉर हुआ था इससे बहुत ही बुरा असर पड़ा था कॉन्टिनेंट्स पर, पूरे कॉन्टिनेंट्स पर, साइकोलॉजी और फाइनेंशियली भी। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर। ये कॉन्टिनेंट पहले पैसा देता था और अब ये एक तरह से कर्जदार बन गया। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sin of the old empire। ये एक मतलब कह सकते हैं कि वेमार रिपब्लिक का एक दुर्भाग्य था, क्योंकि वो अभी नया नया बना था और उसे ओल्ड एम्पायर के जो पाप थे उसको पेमेंट करना पड़ रहा था। यानी गलतियां ओल्ड एम्पायर की थी और वेमार रिपब्लिक को उसको भुगतना पड़ रहा था। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशंस एंड वाज फाइनली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। तो रिपब्लिक जो था उसे ये बोझ सहन करना पड़ा था लड़ाई के कारण से, जो गिल्टी था, जो नेशनल ह्यूमिलेशन हुआ था और पैसे के रूप में लोगों पर जो कर्जा पड़ा था, तो जो कंट्रीज थी वो उसका कंपनसेशन उनसे वसूल कर रही थी। दोज हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स, बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव्स नेशनलिस्ट सर्कल्स। जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे कि सोशलिस्ट हैं, कैथोलिक हैं और डेमोक्रेट्स हैं, ये लोग कंजर्वेटिव्स के इजीली टारगेट बन गए। दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। इनको नाम दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। इस पे क्वेश्चन हो सकता है आपका। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी। दिस माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये जो माइंडसेट हुआ था इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अर्ली 1930s में, जो आगे देखने के लिए मिला। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत गहरा प्रभाव डाला था यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियंस। सोल्जर्स सिविलियंस के साथ में रहने लगे। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक्स
laid great stress on the need of for man to be aggressive and strong and masculine. पॉलिटिशियन और पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगी लोगों के ऊपर कि वो एग्रेसिव बने, स्ट्रांग बने और मस्कुलिन बने. अब सिविलियंस से आगे सोल्जर्स को देखा गया, यानी सिविलियंस को भी सोल्जर्स की तरह ट्रेन किया गया. द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया ट्रेंच लाइफ को ग्लोरिफाइड करने लगी. द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लीव मिजरेबल लाइफ्स इन देयर ट्रेंचेस. सच्चाई ये थी कि जो सोल्जर्स थे वो अपनी मिजरेबल लाइफ ट्रेंचेस में और ट्रैप्ड में रैट फीडिंग ऑन कॉर्पसेस की तरह व्यतीत कर रहे थे. जैसे सोल्जर्स रहते हैं फाइटिंग के दौरान, उनके कैसे रहते हैं, वो अपने बैंकर्स में रहते हैं, ट्रैप्स में रहते हैं, उस तरीके से. दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग. उन्हें पॉइजनस गैस और दुश्मनों की चीज़ों को सहन करना पड़ रहा था. एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली. और उनकी रैंक धीरे धीरे गिरने लगी थी. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew up for conservatives dictatorship that had recently come into being. Aggressive war propaganda and national honor occupied central stage in the public sphere. तो ये जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, यानी गुस्से से होकर के वॉर के लिए अपने को ट्रेंड करना, और एक नेशनल ऑनर साबित हो गया कि हमें कंट्री के लिए लड़ना है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पब्लिक स्पेयर का एक सेंटर बन गया. यानी सब लोग सिर्फ यही सोचने लगे कि हमें कंट्री को बहुत स्ट्रांग बनाना है, सबसे स्ट्रांग बनाना है और किसी से नहीं हारना है. While popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए सपोर्ट पैदा होने लगा जो अभी रिसेंटली बनी थी. डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रैग्राइल आइडिया. डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग. उस समय डेमोक्रेसी एक यंग थी. फ्रैग्राइल आइडिया एक नया आइडिया था जो अभी पनप रहा था. विच कुड नॉट सर्वाइव एन इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवॉर यूरोप. लेकिन वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, यानी अपने आप को सही सलामत नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उस समय जो इंटरवॉर जो इंस्टेबिलिटी यूरोप के अंदर चल रही थी, यानी वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट उन पे अभी भी चल रहा था. अब क्वेश्चन इज व्हाट वाज वर्साइलेस ट्रीटी. अभी हमने पढ़ा था. इट वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज साइंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन एलाइज एंड जर्मनी. जर्मनी और एलाइज के बीच में ये ट्रीटी हुई थी. स्टेट एनी टू टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. दो इसकी शर्तों को बताइए जो इसमें इन्होंने मानी थी. जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमंग द टू 6 बिलियन पाउंड. जर्मनी को कंपनसेशन देना पड़ा 6 बिलियन पाउंड के आसपास. द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज रिच रिहाइनमेंट लैंड. अलाइड आर्मी ने रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया जो कि रिच रिहाइन लैंड था. व्हाट वाज फ्री कॉर्प्स. इट वाज अ वॉर veterans organization which helped the Weimar Republic to crush the uprising of workers or socialist. ये एक वेटरन ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हेल्प करता था वेमार रिपब्लिक को क्रश करने के लिए, यानी दबाने के लिए, जो भी उसके खिलाफ सोशलिस्ट लोग या वर्कर्स लोग उसके खिलाफ जा रहे थे. विच ईयर इज नोन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन का कौन सा ईयर था? 1929. याद रखना, ग्रेट डिप्रेशन पे क्वेश्चन आता है आपका. मेंशन है टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 48 विद रेफरेंस टू जर्मनी. जर्मनी के लिए जो आर्टिकल है 48 उसके बारे में बताइए. तो क्वेश्चन आंसर है इसका, इट वाज द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी. इट प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट टू सस्पेंड सिविल राइट्स. इट वाज द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी, यानी प्रेसिडेंट के पास में पावर है तो वो इमरजेंसी लेके आ सकता है. और इट प्रोवाइड पावर्स टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर आती है कि किसी भी सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, गिव रीजन फॉर द सेम. नाजिज्म एक बड़ा मूवमेंट हो गया था ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के टाइम में, तो इसके रीजंस बताइए. इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट. तो ये हमने क्वेश्चन में से पढ़ा है. द डिप्रेशन हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी.
डिप्रेशन ने जर्मनी की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। मैनी बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन। इसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स्ड हो गए, यानी बैंक्स करप्ट, मतलब कहते हैं हम बैंक डूब गए और बिजनेस बंद हो गए। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, वर्कर्स का जॉब खो गया। मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन विद इन डिस्टिट्यूशन। मिडिल क्लासेस को डर लगने लगा कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। और इसी टाइम में नाजी प्रोपेगेंडा पड़ा और उसने लोगों के मन में आशाएं जगाई कि एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा। So guys, I am going to wind up this video. I hope you all are happy and you are doing your notes properly and prepare it seriously, because it's a very important time for your life. So God bless you and bye.